सेकंड दीजिए। अरे इसी डेमोक्रेसी जिसकी रोज दिन में 5-6 बार हत्या होती है, उसी चक्कर में देखिए कर्नाटक में अतुल जी जीत गए, दिल्ली में आप जीत रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की डेली हत्या हो रही। पांडे जवाब दीजिए। मैं पहले बात रह गई नहीं, बात कहाँ रह गई? आपने दोनों बातें कर दी, बहुत अच्छा किया। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो दूसरा विषय है वो छट जाता है, इसलिए आप ले आए उसको, उस पर मुझे बात करने देश वाले पे। बोलिए छोटे में। भारद्वाज जी मर्डर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले SC/ST के इश्यू पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था। पूरे देश में कहा गया कि इसको आप ऑर्डिनेंस से बदलिए क्योंकि ये गलत है। और आपको याद होगा कि मोदी जी की सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसको ठीक करने का प्रयत्न किया। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हर समय सही होगा ऐसा नहीं है। इस देश में अगर लगेगा कि क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, ये बार बार कह रहे हैं भैया दिल्ली जो है वो पूर्ण प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र और बिहार जैसा प्रदेश नहीं है। दिल्ली की अलग परिस्थिति है, उसके अलग लीगल पोजीशंस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने ऑर्डिनेंस आ गया है, कानून बनेगा, फिर वो कानून टेस्ट कर लीजिएगा आप। मेरा कहना है, मैंने आपको जस्ट एक उदाहरण दिया, नजदीकी दौर में रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे, रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे, और उस SC/ST के जजमेंट पे मैं बता दूं, जस्टिस गोयल साहब का जजमेंट था वो, उस पर पूरे देश में आंदोलन हुआ और सरकार ने उस बात को माना कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सीडेड द पावर एंड आफ्टर ब्रिंगिंग ऑर्डिनेंस रुकिए पांडे जी, इस इशू को लेके आते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? सुनो ना भारद्वाज जी, आप भी रुको ना एक मिनट। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका हमारे देश की ना कानूनों की व्याख्या कर सकती है। वो जो अभी ताज़ा ऑर्डर आया है ना, आप सभी लोग पढ़े हैं, मतलब हम लोग भी पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, आते ही पढ़ते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। ये कोर्ट ने स्वयं लिखा है उस ऑर्डर में, उसको कोई भी पढ़ सकता है, पब्लिक ओपन है। तो इसलिए उसको अभी रुको, ये वाला सेकंड इशू ये जरूर आएगा, इसमें ऐसा नहीं ये छूट जाए, लेकिन पहले ये वाला निपटा लें। दो गेस्ट हमारे साथ अभी हैं, अभय दुबे जी और अमिताभ तिवारी जी। अभय दुबे जी, विपक्ष बायकॉट कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए और हम उसमें जाएंगे नहीं। 19 दल बाकायदा इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या वाकई एक ऐसा इशू है जिसपे इतना बड़ा घनघोर विरोध होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को उस बिल्डिंग का उद्घाटन करने का कोई हक नहीं है, या इससे इतना बड़ा लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है जिससे पार्टी बिल्कुल बायकॉट पे उतर है? देखिए, अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले एक दूसरे चैनल पे इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद थे, गुरु प्रकाश जी वहां मौजूद थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने जब उनसे कहा गया कि आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं है इस कार्यक्रम में, कम से कम उन्हें निमंत्रण तो देना चाहिए था। तो गुरु प्रकाश जी ने पलट कर पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। कि अभी 7 बजे से 8 बजे तक चर्चा हुई, उसकी बात मैं कह रहा हूँ, और सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर ये पूछा गया कि साहब अगर उनको निमंत्रण दिया गया है, इसकी गारंटी क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब ये था कि जो निमंत्रण पत्र है उसके ऊपर इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आएंगे उस कार्यक्रम में, तब फिर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे और प्रधानमंत्री प्रमुख स्थिति में भी उस कार्यक्रम में नहीं बैठ पाएंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा गया। इसलिए कांग्रेस इसका तर्क ये निकलता था कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि बहस हो रही है, और बहस से जब ये तथ्य निकल के आया है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तब ये मसला थोड़ा बदल जाता है। अगर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने का कोई विरोध नहीं करता और वो शांति से उद्घाटन कर देते तो कोई विवाद नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन जब ये सामने बात आ रही है कि राष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया, उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रित नहीं किया गया, तो ये बात तो गलत है। भाई ठीक है, भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूं, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के सर्वोच्च कार्यकारी हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई महत्व ही नहीं है। उनका निश्चित रूप से महत्व है, और एक बार अगर राष्ट्रपति किसी भी चीज को वापस कर दे, सरकार को वापस कर दे पुनर्विचार करने के लिए, तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है और उससे एक संकट भी पैदा हो सकता है। अतीत में ये सब बातें हो चुकी।
दूसरी बात यह है कि जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं किसी को, तब तो आप बहुत जोर शोर से ये ऐलान करते हैं कि साहब वो फलानी जाति का है, वो पहली बार हम जीवन में ये कर, भारत के इतिहास में ये पहली बार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब तो ये सब बात आती है। तब तो कहते हैं कि हमने इस जाति को राष्ट्रपति पद देकर एक बहुत बड़ा ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। उसके बाद जब आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो उसको निमंत्रित भी नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों से एक विवाद पैदा हुआ है, और ऐसा विवाद पैदा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है, और उस सवालिया निशान का एक संतोषजनक उत्तर सरकारी पक्ष की तरफ से आना चाहिए। ये पॉलिमिक्स का या बहस मुबाहिसे का या टीवी पे पॉइंट स्कोर करने का सवाल नहीं है। ये सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से या भारत सत्तारूढ़ दल की तरफ से इसका एक संतोषजनक उत्तर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो निमंत्रण पत्र है उसमें इन दोनों महामहिमों के, जो देश के सर्वोच्च महामहिम है, वो उसमें से गैरहाजिर क्यों है, या राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया कि भाई हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम आएंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है या कोई और वजह है, हम नहीं आएंगे। सरकार भी कह सकती है हमने बुलाया था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, नाम उसमें नहीं है। तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात। मैं आपके सभा एक दूसरी बात और कह रहा हूं, अगर इस चीज को विपक्ष की एकता से जोड़ा जा रहा है तो वो गलत है। देखिए, इस मसले पर एकता होना बहुत आसान बात है मतलब, क्योंकि वो जो दिल्ली सरकार में अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मसला है, उसमें कांग्रेस इस मुद्दे पे विपक्ष के साथ नहीं है। अभी पूछता हूं मैं अतुल जी से। हाँ पूछे, मैं इस पर भी चर्चा करके आ रहा हूं। हाँ। कांग्रेस ये कह रही है कि ये काम तो गलत हुआ है, अध्यादेश लाना, लेकिन इसके ऊपर फैसला हम अपनी राज्य सरकारों, खासतौर से पंजाब और दिल्ली सरकार की, दिल्ली की इकाइयों से बातचीत करके करेंगे, और पंजाब और दिल्ली की इकाइयां इसके खिलाफ हैं कि कांग्रेस। ओके सर, ये वाला लेके आते हैं विषय, बस ये वाला खत्म कर रहा हूँ पार्लियामेंट वाला। मैं पूरी बात कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये विपक्ष की एकता है इस प्रश्न पे हो नहीं रही है, बल्कि इस सवाल पे विपक्ष की एकता थोड़े संकट में है, ये मैं कह रहा हूँ। अरे सर, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार, कई मसलों पे सारे विपक्ष के दल एक हो जाते हैं। देखिए केजरीवाल जी आजकल कितना एक्टिव है, सब जगह घूम के सबसे। ये तो अभी तुरंत का तथ्य है, अभी मुझे पता चला, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए केजरीवाल जी किस किस से मिल के आए, तो इसलिए ये सवाल बहुत वाजिब है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्ष इस पे एकजुट है। समझ गया मैं आपके पॉइंट, आपने ले लिया। नहीं, बहुत सारे दल हैं सर इसमें, भी कांग्रेस ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो पता नहीं इस मसले में उनके साथ हैं कि नहीं है। मैं भी अतुल जी से पूछूंगा, लेकिन पहले अमिताभ तिवारी जी, ये जो मसला पार्लियामेंट वाला है और दूसरा भी संविधान वाला भी जुड़ गया इसमें कि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट, क्या एक विपक्ष को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ और इसी बहाने वो एकजुट होने की कोशिश करेंगे? हालांकि अभी इसमें कांग्रेस का पक्ष साफ नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी के लिए ये एक टेस्ट केस जरूर है, ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो बॉयकॉट का इशू है। देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो बात है लीगैलिटी की। अब लीगैलिटी जैसा हमने देखा है कि यहीं पर जो डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर लीगल प्रोविजन इतना क्लियर है नहीं। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी शायद इसके ऊपर फैसला न कर पाए कि किसको हक है एक्चुअली में इसको इनॉग्रेट करने का। अब बात आती है कि मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है। अगर लोकतंत्र का पर्व है, इतना बड़ा दिन है, तो मॉरली ऑब्लिगेशन बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी बुलाया जाए, खास करके जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब है कि यहां पे दो नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है। पहला नैरेटिव क्या है? जो विपक्ष का नैरेटिव है वो अब मुर्मू जी के कंधे पे बंदूक रख करके चला रहा है। वो कह रहा है कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है, ये इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि जो आपने पॉइंट उठाया, ये एक विचित्र सिचुएशन है जहां पे तीसरा व्यक्ति को इनविटेशन नहीं मिला है, इसीलिए विपक्ष नहीं जा रहा है। अभी तक तो राष्ट्रपति, क्योंकि उनकी भी ऑफिस है, उनके भी स्पोक्स पर्सन है, वहां से कोई अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया है या आपत्ति नहीं जताई गई है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, और एक ये आदिवासी महिला का अपमान है। लेकिन जब यही आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, तो विपक्ष ने एक अपर कास्ट के कैंडिडेट को इनके खिलाफ खड़ा किया था। एक इनको सपोर्ट तो किया नहीं था उस वक्त, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी का जो नैरेटिव है वो इसे मोदी विरोध से जोड़ करके पेश किया जा रहा है कि ये मोदी जी का विरोध है, इसलिए विपक्ष जो है वो एक साथ इकट्ठा हुआ है। अब बात आती है कि
विपक्ष जो है उसको एक मौका मिला है कि सरकार को घेरा जाए। और लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ये बॉयकॉट करती है ऑपोजिशन तो इससे मिलता क्या है विपक्ष को? एक एलिगेशन ये है कि मोदी जी इसको अपने एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे, वो उनकी पीआर होगी, उनकी पब्लिसिटी होगी। तो ये बॉयकॉट करने से कम तो नहीं होने वाला है। बॉयकॉट करने से उल्टा क्या होगा कि अगर विपक्ष वहां बैठा होता तो 2-4 फोटो उनके भी खींचने पड़ते और दूरदर्शन को उन्हें भी दिखाना पड़ता। अब तो पूरी की पूरी जो अटेंशन है वो मोदी जी को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष वहां पर जा ही नहीं रहा है। तो क्या विपक्ष न जाने से ऐसे बड़े ऐतिहासिक पलों पे बीजेपी को एक ओपन फील्ड और फ्री फील्ड देता है? क्योंकि आज की डेट में ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कोई बीजेपी ने अपने लिए बनाई नहीं है। ये पूरे भारत का वर्ष का एसेट है। आज बीजेपी सरकार में है, लेकिन कल कांग्रेस हो सकती है, परसों कोई और दल हो सकता है, उसका प्रधानमंत्री, उसका स्पीकर वहां पे काबिज होगा। अब इसको विपक्ष जो है, अगर आप आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है उससे अगर जोड़ करके देख लें तो अभय दुबे जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि कांग्रेस जो है अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्दे पे नहीं है। और आम आदमी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि इस मुद्दे पे कांग्रेस को सपोर्ट करने से एक क्विड प्रो क्यो में कांग्रेस के ऊपर ये एक दबाव बनेगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में जब ये अध्यादेश पास होने के लिए आता है तो वहां पे कांग्रेस सपोर्ट करे, क्योंकि एनडीए के पास 110 वोट हैं, जबकि इस बिल को पास करने के लिए 120 वोट चाहिए। और कांग्रेस के 31 एमपी हैं राज्यसभा में, जिनके बिना ऑपोजिशन जो है इस बिल को रोकने में नाकामयाब रहेगी। विपक्षी एकता में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैसे हमने देखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो विपक्षी एकता के अगेंस्ट हुई है, मतलब उसके बिना हुई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि हम विपक्षी एकता के बिना भी जो है बीजेपी को हराया जा सकता है, एक टाइट कैंपेन, गुड लीडरशिप वगैरह हो तो। और अगर आप स्टेट बाय स्टेट भी देखेंगे तो विपक्षी एकता बहुत सारे सीटों पर तो हो ही नहीं सकती, जैसे केरल, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। यूपी भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि एसपी बीएसपी एक साथ नहीं आएगी। और बहुत सारी सीटों पर विपक्षी एकता जो है कि जरूरत ही नहीं है, जैसे इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां पे हेड टू हेड। जी अमिताभ जी,